हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और आप सभी को मेरा हेलो। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी लोगों का FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में या सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। ये सेंट्रल विस्टा क्या है दोस्तों, थोड़ा सा इसको जरा जान लें। दोस्तों, ये सेंट्रल विस्टा जो है ये भारत के हार्ट ऑफ इंडिया पावर इसको कहते हैं, इंडिया के पावर का दिल है। ये 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो इंक्लूड करता है राष्ट्रपति भवन को, नॉर्थ ब्लॉक को, साउथ ब्लॉक को, वाइस प्रेसिडेंट हाउस को, पार्लियामेंट को, और इसी के साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट और कुछ बिल्डिंग्स हैं। नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, बीकानेर हाउस, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, निर्माण भवन, हैदराबाद हाउस, जवाहर भवन। अब ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें ये सारी बिल्डिंग्स और ये पूरा एरिया जो 3 किलोमीटर लंबा है, इसको कहा जा रहा है कि रिवैम्प किया जाएगा। और एक छोटी सी लागत आ रही है हमारी भारत सरकार, हमारे देश जो कि बहुत ही अमीर देश है, बहुत ही अमीर भारत सरकार है हमारी, तो एक छोटी सी लागत आ रही है, कुल कुछ 4, 6, 8, 10, 20 रुपए की। 20 रुपए नहीं दोस्तों, करीब 20,000 करोड़ की लागत से ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अप्रूव हो गया है और 20,000 करोड़ की लागत से ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये बनाया जाएगा। बेसिकली इसमें होना ये है कि जितनी ये महान, ऑलरेडी एक्सीलेंट लुकिंग, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा और इनके जगह नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और एग्जिस्टिंग कुछ बिल्डिंग्स को रिवैम्प किया जाएगा। और कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए की सिर्फ आएगी। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसकी बिडिंग के लिए भारत सरकार ने प्रपोजल निकाला, नोटिफाई किया कुछ सितंबर में, पिछले साल सितंबर 2019 में। और 6 हफ्ते के अंदर, देखिए हिंदुस्तान में क्या रॉकेट पेस से काम होता है, क्या फास्ट काम होता है। 6 हफ्ते के अंदर बिडिंग प्रोसेस इनिशिएट किया गया, बिडिंग प्रोसेस करवाया गया, बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया और ये प्रोजेक्ट को एलोकेट भी कर दिया गया। टोटल कुल इस बिडिंग प्रोसेस में आपको पता है कितनी सारी कंपनियों ने अप्लाई किया था, कितनी सारी कंपनियां ये प्रोजेक्ट में बनाना चाहती थी, प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी, करना चाहती थी। कितनों ने अप्लाई किया पता है आपको? कुल बताइए, 100, 150, 200, 400, 500, 2,000 कंपनीज? जी नहीं, मात्र 6 कंपनियों ने पाई गई जो डीम्ड एलिजिबल थी बिडिंग के लिए। इन 6 कंपनियों में 6 हफ्ते के अंदर बिडिंग हो गई, 5 को हटा दिया गया और 1 कंपनी को अवार्ड किया गया ये बिड। और वो कंपनी का नाम है दोस्तों HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो कंपनी है, ये नई दिल्ली की है? नहीं। मुंबई की है? नहीं। चंडीगढ़ की है? नहीं। केरल की है? नहीं। गैस करिए कहां की है, बताइए। अरे भाई, अपना गुजरात। और कहां की है भाई? गुजरात। तो ये HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके आर्किटेक्ट और जिसके फाउंडर जो चलाते हैं, नाम है बिमल पटेल भाई। गुज्जू भाई हैं, गुजरात से हैं। इनको ये बिड में ये जीत गए और इनको 229 करोड़ रुपए का बिड एलोकेट हुआ। इनको 229 करोड़ रुपए दिए जाएंगे फॉर डिजाइनिंग ऑफ द मास्टर प्लान ऑफ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो अच्छा, ये जो बिमल पटेल जी हैं और इनकी जो कंपनी है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसने हालांकि काम ठीक ठाक किया हुआ है, अच्छा काम किया है।
साबरमती रिवर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन्होंने बनाया है। साबरमती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्हीं को एलोकेट हुआ था गुजरात में। मुंबई कोर्ट प्रोजेक्ट इनको एलोकेट हुआ है महाराष्ट्र में। सेंट्रल विस्टा वी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गांधीनगर गुजरात में इन्हीं को मिला, इन्हीं ने बनाया। और काशी विश्वनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काशी में ये भी एलोकेट इन्हीं को हुआ है। और अब लेटेस्ट ये 229 करोड़ रुपए का डिजाइनिंग ऑफ मास्टर प्लान ऑफ द सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट इनको एलोकेट हुआ है। गुज्जू भाई, अच्छा अब ऐसा है, जरा एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी, इनको भी कुछ दिक्कत है ये सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से। तो इन्होंने अपनी दिक्कत, अपनी कंसर्न को जरा वो शेयर किया है। तो जरा आप लोग देख लें, हैव अ लुक, वॉच। This allowance is being cut. I sincerely believe that it is not necessary at this stage to impose hardships on the government servants and also on the armed forces people. I see the problem is that you're building your central vista at the same time. So either you are not sort of doing these extravagant expenditures, but you're taking away money from the middle class. You're not giving money to the poor people and you're spending it on your central vista. दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या प्रपोज किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड, थोड़ा सा समझें। पहली बात तो ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्यूटीफुल लुकिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उस पार्लियामेंट बिल्डिंग को जो है तोड़ा जाएगा और नया सा बनाया जाएगा। और तोड़ के नया बना के उस पार्लियामेंट बिल्डिंग में कहा जा रहा है कि जैसे अभी लोकसभा बैठती है ना, तो 550 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होती है। राज्यसभा बैठती है तो कहा जा रहा है कि अब वहां पे एक हॉल बनाया जाएगा लोकसभा राज्यसभा हॉल के अलावा, जिसमें जो जॉइंट हॉल होगा। और जॉइंट हॉल में कुल 1200 मेंबर पार्लियामेंट की कैपेसिटी होगी कि लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट सेशन भी अगर करना हो तो वहां किया जा सके। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग लोकसभा राज्यसभा के हॉल्स हैं उनकी कैपेसिटी 50% से बढ़ाई जाएगी, तो उनमें ज्यादा जगह हो जाएगी, ज्यादा स्पेशियस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट लोगों के लिए डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, माइक एक दूसरे पे फेंकने के लिए, चिल्लाने के लिए, वॉकआउट करने के लिए और ये सारा किस्म का ड्रामा करने के लिए और जगह उनको मिलेगी कि भाई हाथ वाथ अगर चलाने हो तो जरा जगह तो हो कि अच्छे से चलाए, तो ये जगह मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आएगा दोस्तों, उस नए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कहा जा रहा है कि 8 बिल्डिंगें बनाई जाएंगी और अभी एग्जिस्टिंग जो 51 यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं हिंदुस्तान की, भारत की जो 51 यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें से अभी सिर्फ 29 मिनिस्ट्रीज के एम्प्लॉइज करंट सेक्रेटेरिएट में अभी काम करते हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी और सारी की सारी 51 ये यूनियन मिनिस्ट्रीज के सभी एम्प्लॉइज को उस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में लाया जाएगा। तो करीब 30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन सभी 51 मिनिस्ट्रीज के इस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में आ जाएंगे, वहां काम कर सकेंगे अंडर वन रूफ, एक जगह पे। तो ये प्रपोजल है। अगला प्रपोजल है दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो अभी 7 रेसकोर्स पे रहते हैं, ब्यूटीफुल एक हाउस, एक लग्जूरियस घर में रहते हैं, उनका एक नया निवास बनाया जाएगा। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, पीएमओ, वो भी एक नया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये सब यहाँ सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन के अगल बगल आजू बाजू बनाए जाएंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी को बेसिकली एक और नया घर दिया जाएगा एंड नया ऑफिस। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, चलिए थोड़ा सा शुक्र है भगवान का, शुक्र है अल्लाह का कि राष्ट्रपति भवन को हाथ नहीं लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन को ये लोग तोड़ेंगे नहीं, नया नहीं बनाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, राष्ट्रपति भवन को छुएंगे नहीं। चलो कम से कम
ये तो एक काम सही करेंगे कि राष्ट्रपति भवन को हाथ नहीं लगाएंगे। इसके अलावा देखा जाए क्या अब ये लोग तोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, देखें जरा। तो नॉर्थ ब्लॉक जो एग्जिस्टिंग है दोस्तों और जो साउथ ब्लॉक एग्जिस्टिंग है, दोनों को ये लोग म्यूजियम बना देंगे। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक म्यूजियम बन जाएगा, ठीक है जी। और नॉर्थ ब्लॉक को म्यूजियम को कहा जाएगा मेकिंग ऑफ इंडिया, जिसमें मेकिंग ऑफ इंडिया की थीम पे म्यूजियम बनाया जाएगा। और साउथ ब्लॉक को इंडिया एट 75 कहा जाएगा, और उस थीम पे, इंडिया एट 75 थीम पे साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। बहुत बढ़िया, दो म्यूजियम, क्या बात है। अच्छा, अब जो एग्जिस्टिंग नेशनल म्यूजियम ऑलरेडी है 1960 से, एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है इंडिया गेट सर्कल पे, आप लोग देखते होंगे, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, उसको तोड़ दिया जाएगा जी, उसको ये लोग तोड़ देंगे। तो जो बिल्डिंग जो ऑलरेडी नेशनल म्यूजियम, उसको तोड़ दिया जाएगा और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को नया म्यूजियम बनाया जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ब्रॉडली दोस्तों ये प्रपोजल है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि जब इतना अच्छा प्रपोजल है भाई, तो परेशानी क्या है? मात्र सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए में आप इतना अच्छा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो एग्जिस्टिंग है उसको म्यूजियम बना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का इतना ब्यूटीफुल ऑलरेडी निवास है, एक नया निवास बना दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, एक नया ऑफिस बना दे रहे हैं। पार्लियामेंट इतना ब्यूटीफुल है, उसको और बड़ा कर दे रहे हैं। हाँ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बड़ा कर दे रहे हैं। हाँ, नेशनल म्यूजियम इतना ब्यूटीफुल है, उसको तोड़ दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, आपको क्या परेशानी है? तो थोड़ा सा उसको भी जरा देख लेते हैं, टेक्निकलिटीज में थोड़ा सा जाते हैं। क्या परेशानी है मुझे और किसी भी राइट थिंकिंग भारतीय को? दोस्तों, पहली बात तो ये जो बिडिंग प्रोसेस है, 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। और हिंदुस्तान भारत की इंडिपेंडेंस से इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का और इतनी सारी बड़ी बड़ी हेरिटेज लेवल बिल्डिंग्स को रिवैम्प करने का या नया बनाने का, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। ये 20,000 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मात्र 6 हफ्ते में, जी हाँ, मात्र 6 हफ्ते में इसकी बिडिंग इनिशिएट की गई, बिडिंग क्लोज की गई, बिड अवार्ड कर दी गई एक कंपनी को। और जिस कंपनी को अवार्ड की गई वो चंडीगढ़ की, मुंबई की कंपनी, केरल की कंपनी नहीं थी, गुजराती की थी। अब इसमें जो सवाल उठता है वो आप ज्यादा समझदार हैं, बाकी मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बिडिंग को लेकर के, इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बहुत सवाल उठे, इतना कहना चाहूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 80 एकड़ लैंड है, ये जो पूरा 3 किलोमीटर का ये जो सेंट्रल विस्टा का जो एरिया है, यहाँ पे 80 एकड़ लैंड है दोस्तों। आप लोग गए होंगे इंडिया गेट पे, हाँ, चिल्ड्रंस पार्क है, वो ब्यूटीफुल लश गार्डन्स हैं, लॉन्स हैं, इंडिया गेट लॉन्स हैं बड़े बड़े, जहाँ परेड होती है और लॉन्स आजू बाजू लोग बैठते हैं, इवनिंग में लोग वहां घूमने जाते हैं, है ना। तो दोस्तों, वो जो 80 एकड़ लैंड है, जो अभी आप अपनी फैमिली के साथ वहां जा सकते हैं घूमने वगैरह, वो 80 एकड़ लैंड रिस्ट्रिक्टेड लैंड हो जाएगा। वो सब पार्ट ऑफ ये बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर आ जाएगा। तो आप जो वहां घूमने जाते थे वो बेसिकली बंद। अब वहां सिर्फ जो लोग कर्मचारी लोग वहां काम करते हैं वही, उन्हीं को वहां एक्सेस होगा। आप वहां घूम नहीं सकते हैं, तो आप जो पब्लिक है वो वहां नहीं जा पाएगी। तो ये एक और विषय है जो इसके बारे में कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है। मुझे तो आपत्ति है, आशा करता हूं शायद आपको भी आपत्ति हो। अगली बात यह है दोस्तों कि ये नेशनल म्यूजियम जैसी बिल्डिंग, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है। और भी ये सारी बिल्डिंग्स जिनकी बात हो रही है, हाँ, ये जितनी ही बिल्डिंग्स हैं आप देख लीजिए, फ्रॉम राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, बीकानेर हाउस, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, उद्योग भवन, जवाहर भवन, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन, इसमें ये बहुत सारा, अधिकतर ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। जब हेरिटेज बिल्डिंग्स में आप चाहे रिवैम्प कर रहे हो, चाहे उनको तोड़ रहे हो, तोड़ने का इरादा रखते हो, तो दोस्तों उनमें एक ऑडिट जरूरी होता है। ऑडिट मस्ट बी कैरिड आउट। यहां पे इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई ऐसा हेरिटेज ऑडिट
नहीं कैरी आउट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपको पता है एक अडल्ट पेड़, मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आज आपको बता रहा हूं, एक ये जो बड़ा चौड़ा सा 8 साल 10 साल 20 साल 40 साल पुराना जो पेड़ आप देखते हैं, हाँ, जो इतनी हरियाली देता है, जामुन का पेड़ देखिए इतने फल देता है और 100 साल तक चलता है, 125 साल तक चलता है। हाँ, ये पेड़ आपको पता है ये एक पेड़ को अगर आप काटें तो इसके जगह पे अगर आप 100 पेड़ लगाएं तो कहा जाता है, एस्टिमेट देखा गया है कि आने वाले 4 साल में जब तक पेड़ प्रॉपर अडल्ट ना हो जाए, अपने को संभाल ना ले, उस 4 साल में सिर्फ 7 पेड़ 7% 7 पेड़ ऐसे होते हैं जो अडल्ट ग्रो हो पाते हैं, बाकी 93 पेड़ जो हैं वो मर जाते हैं, प्रकृति की मार खा के मर जाते हैं और सिर्फ 7 पेड़ बड़े हो पाते हैं। और उन पेड़ों को 7 10 साल 12 साल 15 साल लग जाता है जब तक वो एक बड़े पुराने 40 साल 50 साल पुराने पेड़ को रिप्लेस कर सके। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग इंडिया गेट पे जो गए हों, ठीक है, और बचपन से जो जा रहे हों, ये पूरे सेंट्रल विस्टा में गए हों, आपने वहां के पेड़ देखे हैं? जामुन के पेड़ 50-50 40-40 70-70 साल पुराने पेड़, हाँ देखे हैं? ये इतना नहीं इतने चौड़े चौड़े पेड़ के ट्रंक्स हैं और क्या वहां पे ग्रीन जोन है, क्या ब्यूटीफुल हरियाली है और ये फल देते हैं पेड़, वहां के जामुन के पेड़ हैं और अन्य अशोका के पेड़ हैं, देखे हैं? दे आर ब्यूटीफुल। दोस्तों ऐसे 1000 अडल्ट पेड़ जो कि वहां पे पिछले 10 20 30 40 50 70 साल 100 साल से वहां हैं, ऐसे 1000 अडल्ट पेड़ों को काटा जाएगा, ये सरकार काट देगी। हाँ, और ये जो ऑलरेडी वहां अच्छी भली ब्यूटीफुल हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको गिरा के तोड़ के नया बिल्डिंग बनाने वाली है। और बिल्डिंग तो छोड़ो, उसको तो छोड़ो, 1000 ऐसे पेड़ को तोड़ के वहां सैपलिंग लगाने वाली है। और मैंने आपको फिगर्स दे दी, 100 में 93 तो मर जाते हैं, 7 बड़े होते हैं और उनको 15-20 साल लग जाएगा तो भी वो एक बड़े पेड़ को, अडल्ट पेड़ को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और ये सरकार ऐसे 1000 अडल्ट पेड़ों को काटने वाली है। और आखिरी में कहना चाहूंगा आपसे एक और बात है दोस्तों, जब भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप अंडरटेक करते हैं तो पब्लिक कंसल्टेशन करने की जरूरत होती है, करना चाहिए, अनिवार्य तो नहीं होता लेकिन करना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में आपको पब्लिक के पास कम से कम 3 महीना नोटिस देना चाहिए और पब्लिक से कहना चाहिए कि हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी राय लेना चाहते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट हम लोग करें, क्या आगे हम लोग बढ़ें कि ना बढ़ें। और पब्लिक के साथ एक टू एंड फ्रो डायलॉग रखना चाहिए, उसको पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे ये जो तानाशाही सरकार है जो कि अपने को डेमोक्रेटिक कहती है, मोदी सरकार, इन्होंने कोई पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह नहीं किया। इन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, हमारे साथ हमारे अंधभक्त तो है ही है, ठीक है, हम जो करें वो सर्वो सर्वा, हमारे अंधभक्त हमें सलूट तो करेंगे ही, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में गोबर भरा है, राइट। तो कोई पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह इस तानाशाही सरकार ने नहीं किया और they just proceeded with this Central Vista project. कुछ मेरी थॉट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप मुझे ये बताइए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं और इस लॉकडाउन के बीच 20 मार्च को ही लैंड अलॉट हो गया है और अप्रूव हो गया है इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहली बात तो ये। दूसरा, 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये उस देश में जिस देश में 22 करोड़ लोगों को 2 वक्त के खाने का नहीं है। ये उस देश में जिस देश में कोरोना अभी फैला हुआ है। हमारे पास मात्र 1 लाख वेंटिलेटर्स हैं 135 करोड़ जनता के लिए। ये उस देश में जहां कोरोना फैला हुआ है और हमारे दिहाड़ी वर्कर्स और हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है। और ये वो उस देश में
जिस देश में हमारी सरकार है और हमारा प्रधानमंत्री है, जो कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाता है और कहता है मुझे और पैसा दो, मुझे और पैसा दो, मुझे और पैसा दो, और ये गरीब और ये दिहाड़ी वर्कर्स का खाना और ध्यान तुम रखो, अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान तुम रखो, अपने एम्प्लॉइज, अपने वर्कर्स का ध्यान तुम रखो। मुझे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में और पैसा दो, और पैसा दो, और पैसा दो। अब इसी के कंपैरिजन में दोस्तों आप देखिए, जितने बड़े देश हैं, अच्छे देश हैं, हाँ, उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डेली पैकेज पे पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, हाँ, अपनी पब्लिक के लिए। हफ्ते हफ्ते लोगों के अकाउंट में चेक्स आ जा रहे हैं $1000 के, $1200 के, $800 के, ताकि उनका गुजारा हो सके इस लॉकडाउन पीरियड में। सारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट दुनिया के जो अपनी पब्लिक, अपनी जनता के बारे में फिक्र करते हैं, उनके हर हफ्ते चेक्स भेज रहे हैं उनके अकाउंट में लॉकडाउन पीरियड में। हमारा प्रधानमंत्री आपको ₹1 दे नहीं रहा है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बना के हमारा प्रधानमंत्री आपसे कह रहा है और पैसे मुझे दो, और पैसे मुझे दो, और पैसे मुझे दो। फिर अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉइज का फुल सैलरी तुम दो, भले ही काम नहीं हुआ है लेकिन फुल सैलरी तुम दो। गरीब का, बिलो पॉवर्टी लाइन का और दिहाड़ी मजदूरों को खाना और पैसा अपनी जेब से तुम दो, उनका ध्यान तुम दो। तुम्हारी कोई आमदनी इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं हो रही है, लेकिन ये सारा कुछ तुम करो। ऑन टॉप ऑफ इट प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में तुम पैसा मुझे दो, और दो, और दो, और दो। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ लगाऊंगा। मैं भारत सरकार चलाने वाला नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री इस देश का, डियरनेस अलाउंस, दोस्तों डियरनेस अलाउंस में कटौती करूंगा, ताकि जितने पेंशनर, जो ओल्ड सीनियर सिटीजन लोग हैं, हाँ, उनको दिक्कत आए। उनकी जो डियरनेस अलाउंस में जो हाइक होती है वो मैं अगले 1.5 साल तक उसमें कटौती कर दूंगा। हाँ, लेकिन मैं ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ लगाऊंगा। तुमसे और पैसे लूंगा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में। वेंटिलेटर और नहीं खरीदूंगा, अस्पताल और नहीं बनाऊंगा, तुमको पैसे नहीं दूंगा इस लॉकडाउन में, तुम्हारे वर्कर्स को नहीं दूंगा, तुम्हारे एम्प्लॉइज को नहीं दूंगा, दिहाड़ी वालों को नहीं दूंगा, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को भी नहीं दूंगा। तुमसे कहूंगा तुम ये सारा काम करो। मैं 14 लाख रुपए के अपने सूट पहनूंगा, मैं 3-3 करोड़ रुपए की एक गाड़ी, और मेरे पास ऐसी 14 गाड़ियों का काफिला चलता है, उनमें चलूंगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी लग्जूरियस 7 रेस कोर्स पे रेजिडेंस है, लेकिन मैं एक नया रेजिडेंस बनाऊंगा राष्ट्रपति भवन के बगल में, नया ऑफिस भी बनाऊंगा। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा, सब तुम्हारे पैसे से, तुम टैक्स पेयर्स पैसे से। और ये सारा कुछ मैं करूंगा एक डेमोक्रेसी में। हाँ, लेकिन जब ये सारा कुछ मैं करूंगा तो तुमसे मैं कंसल्टेशन प्रोसेस भी नहीं इनिशिएट करूंगा, तुमसे मैं राय भी तुम्हारी नहीं लूंगा कि क्या मैं ये करूं या मैं ना करूं, मैं बस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं। लेकिन मैं सर्वोसर्वा हूं। भारत को क्या चाहिए मुझे तुमसे बेहतर पता है। मैं जो करूंगा, मेरे अंधभक्त मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो करेंगे, और मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। तुम जाओ भाड़ में, तुम जनता इंपॉर्टेंट नहीं हो, मैं प्रधानमंत्री हूं, आई नो बेस्ट, तुम जनता जाओ भाड़ में। ये है मैसेज दोस्तों, जो आपके देश के, हमारे देश के, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री ने आप लोगों को, जनता को, हमको दिया है कि सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो आगे बढ़ेगा। आप जाइए भाड़ में। आप कैसे अपना गुजारा करते हैं इस लॉकडाउन में वो आप जानिए। आप अपने वर्कर्स और अपने स्टाफ की सैलरी पूरी आप दीजिए। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का ध्यान आप रखिए, दिहाड़ी मजदूरों का ध्यान आप दीजिए, और मेरा पीएम केयर्स फंड ध्यान रखिएगा, उसमें अपना पैसा भी भेजिए। मैं 14 लाख रुपए का सूट पहन के 3 करोड़ की गाड़ियों में, ऐसी 7-7, 10-10, 14-14 गाड़ियों के काफिले में चलूंगा, और नए नए घर बनाऊंगा, अपने नए नए ऑफिसेस बनाऊंगा,
और पूरा जो एक ब्यूटीफुल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो सेंट्रल विस्टा है उसको रिवैम्प करूंगा, पुरानी बिल्डिंग्स तोड़ूंगा और नया बनाऊंगा। और ये सब करते आपकी ना मुझे राय चाहिए, ना आपसे मुझे कुछ पूछना है, मैं करूंगा क्योंकि मैं सर्वसर्वा हूं। और हाँ, मैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी हूं। तो बस यही कहना था दोस्तों, आप लोगों से शेयर करना था मुझे। आप लोग बताइएगा आपको क्या कहना है इस बारे में। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी, आपके कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो इसको लाइक करिएगा, पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा। और अगर आज भी आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाल बटन दबा के इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आखिरी में दोस्तों बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग FFAR इंडिया मेरी संस्था जो कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, सोशल कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस और एंड एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए संघर्ष करती है, अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं ताकि हम लोग ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहें, सो देन टू सपोर्ट आवर वर्क यू कैन डोनेट टू अस। आप जो भी हमें डोनेशन देंगे उसके 50% तक टैक्स बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। हमारी संस्था एक 12AA एंड 80G इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। एक रिकग्नाइज्ड 100% चैरिटी है FFAR इंडिया। तो दोस्तों जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से एक समुंदर बनता है, तो कितनी भी छोटी सी छोटी राशि भी 20 रुपए हो, 50 रुपए हो, 100 हो, 200 रुपए हो, चाहे 2 लाख रुपए हो, जितना भी आप अपने पॉकेट के हिसाब से आप डोनेट करना चाहें, आप FFAR इंडिया को डोनेट कर सकते हैं। ये देखें FFAR इंडिया का पेटीएम नंबर है, यहाँ पे आ रहा है, फ्लैश हो रहा है येलो में। आप इस पेटीएम नंबर पे, FFAR इंडिया के इस पेटीएम नंबर पे 9599349269 पे डोनेट कर सकते हैं अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद एंड जय भारत। सबको अपना कहना होगा। भाई भाई जो मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अपने देश को गुलशन कर दे, सूरज बनकर रोशन कर दे, नफरत के बादल छट जाए, गम के अंधेरे हट जाए, प्यार करे